औरंगजेब के समय जो विद्रोह हुए उन पे हम चर्चा कर रहे थे और इसके ठीक पिछले वीडियो में हमने औरंगजेब के समय जो सिखों का विद्रोह हुआ उस पर चर्चा की थी। आज हम औरंगजेब के समय जो मराठा विद्रोह हुआ उस पर चर्चा करेंगे। मराठे ये राष्ट्रकूटों के वंशज माने जाते हैं। तो मराठे जो हैं ये राष्ट्रकूटों के वंशज माने जाते हैं। मराठा जो महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे ये लोग रहते थे और ये गरीब किसान थे। इस इलाके में वैसे भी पर्वत और पठार है, तो इसके कारण इनका जीवन बड़ा दुरूह था मराठों का। अब मराठों का जो उत्कर्ष हुआ उसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार रहे। एक तो ये जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट वाला, ये बड़ा ही दुरूह क्षेत्र है, तो इसके कारण मराठे छापामार युद्ध पद्धति में माहिर हो गए, तो लूटपाट में माहिर हो गए। दूसरी चीज़ की मराठे जो हैं इनका क्षेत्र इतना दुरूह है कि संघर्षशीलता इनके अंदर आ गई, जो है मजबूत इरादों वाले हो गए। फिर जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ जात पात का बड़ा भेदभाव था, लेकिन जब भक्ति आंदोलन चला और संत ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, इन सारे गुरुओं ने समानता की बात की और मराठों में एकता का संचार कर दिया। उनमें एक राष्ट्र की भावना भर दी। जो मराठे थे, मराठों को सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ। जैसे मराठे सबसे पहले जहांगीर के समय मुग़ल सेना में भर्ती हुए। इसके अलावा मराठों में एक सेनापति हुए शाहजी भोसले, ये अहमदनगर की सेवा में थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे मराठे सैन्य सेवा में भी शामिल होने लगे, चाहे मुग़ल सैन्य सेवा हो या अहमदनगर या बीजापुर। तो जो दक्षिणी सल्तनतें थी उसमें शामिल होने लगे मराठे, और इस तरीके से सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया मराठों ने। इसके अलावा मराठों के उत्थान में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो शिवाजी का रहा। ये कहा भी जाता है कि मराठों का उत्थान शिवाजी का उत्थान था और शिवाजी का उत्थान ही मराठों का उत्थान था। तो इस तरीके से मराठों का धीरे धीरे उत्थान हुआ। अब मराठों में एक बड़े ही प्रसिद्ध सेनापति हुए शाहजी भोसले। अब शाहजी भोसले जो हैं ये अहमदनगर की सेवा में थे। तो शाहजी भोसले ये अहमदनगर की सेवा में थे। अहमदनगर, और इन्हीं की पत्नी थी जीजाबाई निम्बालकर। तो जीजाबाई निम्बालकर जो हैं, एक तो इनकी पत्नी हैं, छोटी पत्नी थी तुकोबाई मोहिते। तो तुकोबाई मोहिते, और जो इनकी बड़ी पत्नी थी, तो इनकी बड़ी पत्नी हैं जीजाबाई निम्बालकर। जीजाबाई निम्बालकर, तो जीजाबाई निम्बालकर ये इनकी बड़ी पत्नी हैं। लेकिन ये शाहजी भोसले जो इनकी छोटी पत्नी थी तुकोबाई मोहिते, जिनसे बाद में इनका विवाह हुआ था, इन पे ज़्यादा आसक्त थे। तो जीजाबाई ये उपेक्षित थीं। बाद में यही जो जीजाबाई हैं इन्हीं से पैदा हुए शिवाजी। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ वो हुआ तो शिवाजी का जन्म हुआ सिवनेर के दुर्ग में।
तो जन्म इनका हुआ 1627 में सिवनेर के दुर्ग में। सिवनेर दुर्ग, तो सिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ। माँ का नाम इनके जीजाबाई। शिवाजी का जब जन्म हुआ तो इनके पिता ने पूना की जागीर इनको व्यक्तिगत खर्च के लिए दे दी, जीजाबाई को। तो पूना की जागीर दे दी खर्चे के लिए। शिवाजी पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था, अब ये बालक थे तो इनके संरक्षक नियुक्त हुए दादा कोंडदेव। तो दादा कोंडदेव का ही शिवाजी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था। दादा कोंडदेव जो हैं, इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है शिवाजी पे। इसके अलावा इनकी माँ का भी प्रभाव था। शिवाजी के ही समकालीन थे इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के, ये थे रामदास। तो समर्थ गुरु रामदास जो हैं, इनके आध्यात्मिक गुरु थे। इसके अलावा इन्हीं के समकालीन थे एक और गुरु थे, तुकाराम। तो तुकाराम भी इनके समकालीन थे। अब शिवाजी जब बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो इन्होंने एक सैनिकों का दल बनाया। मावली जाति के लड़कों को इकट्ठा करके और एक सैन्य दल बनाया इन्होंने, और लूटपाट करने लगे। अब ये जो लूटपाट करते थे, ये बीजापुर के क्षेत्रों में करते थे। और हमने पीछे पढ़ा था कि 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को मिला लिया था मुग़ल साम्राज्य में। तो अब शाहजी भोसले जो हैं, ये बीजापुर की सेवा में चले गए थे। अब शिवाजी ने ये दल बनाया और बीजापुर के क्षेत्रों को लूटना शुरू कर दिया। जैसे तोरण है, सिंहगढ़ है, जावली है। ये धीरे धीरे और ये धीरे धीरे इतने डेयरिंग हो गए कि ये बीजापुर के किलों पर कब्जा करने लगे शिवाजी। सबसे बड़ी इनकी जो उपलब्धि रही वो थी 1656 में इन्होंने जावली दुर्ग पर कब्जा कर लिया। और जावली दुर्ग, इसका किलेदार था चंद्रराव मोरे। चंद्रराव मोरे की हत्या कर दी शिवाजी ने। और ये जावली दुर्ग जो है, ये बीजापुर का दुर्ग था, इस पर अधिकार कर लिया। इससे बीजापुर का सुल्तान बहुत नाराज हुआ और बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक सेनापति अफजल खां को भेजा शिवाजी के खिलाफ। अफजल खां जो है, कहानी ये मिलती है कि अफजल खां ने एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर भेजा शिवाजी के पास। और ये दूत जो थे अफजल खां के, ये थे कृष्ण जी भास्कर। अब कृष्ण जी भास्कर पहुंचे शिवाजी के पास और कृष्ण जी भास्कर ने ये कहा कि आपसे अफजल खां मिलना चाहता है, लेकिन आप बिना हथियार के आएंगे। अफजल खां ने भी अपना कैंप लगा दिया था। तो शिवाजी तैयार हो गए मिलने के लिए। लेकिन शिवाजी ने कृष्ण जी भास्कर से ये कहा कि आप ब्राह्मण हैं और हमने हिंदू पद पातशाही धारण की है और ब्राह्मणों की रक्षा का हमने वचन लिया है। तो आप जो है कृपा करके वास्तविक मंतव्य बताइए कि अफजल खां का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो कृष्ण जी भास्कर ने बताया कि जब आप अफजल खां से मुलाकात करेंगे तो अफजल खां आपको दबा के, जब गले मिलेंगे तो दबा के आपको मार देगा। अब शिवाजी अफजल खां से मिलने गए और 1659
59-60 की घटना है कि अफजल खां से मिलने गए शिवाजी। अफजल खां से मिलने गए तो इन्होंने अपनी सेना पास की ही पहाड़ियों में छुपा दी। सिर पे ये लोहे का टोप धारण करके गए, हाथों में इन्होंने बगनखा पहन लिया था, वो आगे निकला हुआ होता था। और जैसे ही अफजल खां से ये गले मिले, इन्होंने अफजल खां के पेट में हाथ डाल दिया और उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाल दी, और इस तरीके से अफजल खां की हत्या कर दी शिवाजी ने। अफजल खां की हत्या के बाद ये और डेयरिंग हो गए और साहसी हो गए, और अब इन्होंने मुग़ल क्षेत्रों पर धावा बोलना शुरू किया, मुग़ल क्षेत्रों में लूटपाट करना शुरू किया। सूरत को लूट लिया इन्होंने, और जब सूरत को लूट लिया तब औरंगजेब नाराज़ हो गया, और औरंगजेब ने 1663 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां, तो इसको भेजा शिवाजी के खिलाफ। शाइस्ता खां बहुत बड़ी सेना लेके आया और पूना पर कब्जा कर लिया शाइस्ता खां ने। शिवाजी को भी ये लगा कि हम मुग़ल सेनाओं से सीधे मुकाबला नहीं कर सकते, खाली कर दिया इन्होंने पूना। लेकिन एक दिन रात में शिवाजी एक बारात लेके पूना में घुस गए कि भाई बाराती हैं, और जब आधी रात हुई तो जो खा भागा, फिर से पूना पे कब्जा हो गया शिवाजी का। इससे औरंगजेब बहुत ज़्यादा नाराज हुआ। अब औरंगजेब में 16 जय सिंह भेजा। जय सिंह बहुत बड़ी सेना लेके पहुंचे। अब शिवाजी को ये लग गया कि एक ही चारा है इनसे संधि करना, क्योंकि इतनी बड़ी फौज से ये मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने जय सिंह से संधि वार्ता चलाई, और इस तरीके से जय सिंह और शिवाजी के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हो गई 1665 में। पुरंदर की संधि के तहत जो तय हुआ, इसके तहत शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए। इसके कि मुगल जब हमला करेंगे तो शिवाजी बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करेंगे। इसके अलावा शिवाजी ने 4 लाख हुंड, जो उनकी करेंसी थी, 4 लाख हुंड वार्षिक देना स्वीकार किया। तो 4 लाख हुंड वार्षिक देना स्वीकार किया। इसके बदले में मुगलों ने ये वादा किया कि जो शिवाजी के पुत्र हैं संभाजी को पंचहजारी मनसबदार बनाया जाएगा। पंचहजारी मनसबदार, तो संभाजी को पंचहजारी मनसबदार बनाया जाएगा।
अब ये सारी चीज़ें तय हुई इस संधि के तहत कि 35 में से 23 किले मुगलों को शिवाजी दे देंगे, शिवाजी बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करेंगे, 4 लाख हुण वार्षिक देंगे और संभाजी को मुगल नौकरशाही में पंच हजारी मनसबदार बना दिया जाएगा। अब इस संधि के बाद शिवाजी को आगरा आने का न्योता दिया गया। 1666 में शिवाजी आगरा पहुंचे। शिवाजी आगरा गए, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि यहाँ जो पंच हजारी मनसबदारों की श्रेणी थी उसमें इनको खड़ा कर दिया गया दरबार में। अब औरंगजेब जब आया तो शिवाजी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई, बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और ये औरंगजेब को उल्टा सीधा बोलने लगे। औरंगजेब ने इनको गिरफ्तार करवा लिया। तो इनको और संभाजी दोनों को गिरफ्तार करवा के औरंगजेब ने आगरा में एक जयपुर भवन है, जयपुर भवन, तो जयपुर भवन आगरा में इनको रख दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। और इनकी सुरक्षा में जो जय सिंह के पुत्र थे राम सिंह, उनको लगाया गया। अब यहाँ पे शिवाजी ने ये बहाना बनाया, इन्होंने कहा कि हमारी तबीयत खराब है, और फिर इन्होंने कुछ दिन बाद कहा कि हमारी तबीयत सही हो गई है और हम इस खुशी में लड्डू बांटना चाहते हैं। अब लड्डू की टोकरियां आने लगी, और लड्डू की जो टोकरियां आने लगी, इन्हीं टोकरियों में संभाजी और शिवाजी बैठकर यहाँ से निकल गए और भाग के ये महाराष्ट्र पहुँचे। जब महाराष्ट्र चले गए ये, तब 1667 में औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। तो राजा की उपाधि औरंगजेब ने ही दी थी इनको, लेकिन इन्होंने 1670 में फिर से सूरत को लूट लिया और धीरे धीरे शिवाजी ने लगभग अपने सारे किलों पर कब्जा कर लिया। अब बहुत शक्तिशाली हो गए शिवाजी। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो राज्याभिषेक करवाया इन्होंने रायगढ़ के दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में। अब शिवाजी का राज्याभिषेक करने के लिए महाराष्ट्र के कोई ब्राह्मण तैयार नहीं थे, क्योंकि महाराष्ट्र के ब्राह्मण इनको शूद्र मानते थे, शूद्र शासक मानते थे। तो इसलिए इन्होंने काशी से, मतलब बनारस से, काशी से एक पंडित थे गंगा भट्ट, तो गंगा भट्ट को बुलवाया और गंगा भट्ट ने ही इनका राज्याभिषेक किया। लेकिन इनके राज्याभिषेक के कुछ ही महीने बाद इनकी माताजी का देहांत हो गया और ये माना गया कि राज्याभिषेक अशुद्ध हो गया है। तो इनका दोबारा राज्याभिषेक किया गया तांत्रिक विधि से। और ये राज्याभिषेक किया था निश्चलानंद गोस्वामी ने। तो निश्चलानंद गोस्वामी ने इनका दोबारा राज्याभिषेक किया। 1678 में शिवाजी ने जो कर्नाटक वाला उत्तरी क्षेत्र है उसको भी जीत लिया, गोलकुंडा के सुल्तान के साथ मिलके। तो इस तरीके से दक्षिणी जो इनकी राजधानी बनी वो जिंजी बनी। ऐसे तो सतारा राजधानी है इनकी। 1680 में शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब शिवाजी की मृत्यु के बाद इनका पुत्र संभाजी इनका उत्तराधिकारी बना, लेकिन शिवाजी ने
अपने शासन के समय ही संभाजी को गिरफ्तार करवा रखा था, संभाजी को जेल में डलवा रखा था इन्होंने, क्योंकि संभाजी बहुत मूर्ख टाइप का व्यक्ति था, तो इसको जेल में डलवाया था। लेकिन और जो इनके पुत्र योग्य पुत्र थे, एक दूसरी पत्नी से थे राजा राम, तो ये बाहर थे, लेकिन अधिकारियों ने सपोर्ट किया संभाजी का, और इस तरीके से जो गृह युद्ध हुआ उसमें संभाजी विजयी रहे और शिवाजी के बाद शासक बने संभाजी। तो संभाजी ये 1680 से और 89 ईस्वी तक शासक रहे। संभाजी, इनके समय अराजकता फैल गई महाराष्ट्र में, और संभाजी केवल एक ही व्यक्ति की बात मानते थे, वो ब्राह्मण था एक, और इनका बहुत बड़ा चाटुकार था कवि कलश। तो कवि कलश की ही बात मानते थे ये संभाजी। इसी समय हुआ ये, और ये संभाजी को चढ़ाता रहता था कि आप जैसा शक्तिशाली कोई भारत में सम्राट नहीं है, और इसकी बात मानते भी थे ये। इसी समय 1681 में औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर। 1681 में अकबर ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने विद्रोह किया तो ये गया दक्षिण भारत। इसको भारत में किसी ने शरण नहीं दी, क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ कौन टेंडर डालेगा। लेकिन इसको शरण दे दी संभाजी ने। अब संभाजी ने इसको शरण दे दी, इससे औरंगजेब बहुत नाराज हुआ। हालांकि अकबर को बाद में लग गया था कि ये दोनों मूर्ख हैं, और ये भाग गया था यहाँ से और ईरान चला गया था, उसकी मृत्यु भी हो गई बाद में। लेकिन औरंगजेब नाराज हुआ, और औरंगजेब को ये लगा कि अब दक्षिण की जो समस्या है उसका समाधान ही कर दिया जाए, और इसके लिए औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा। और औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर अधिकार कर लिया, और 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। तो ये जो दोनों दक्षिणी राज्य थे, इनकी समस्या तो समाप्त हो गई। अब औरंगजेब ने ध्यान लगाया संभाजी की तरफ, क्योंकि इनको भाई छिपते छिपाते रहते थे ये लोग, तो इनको गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहता था औरंगजेब। लेकिन संभाजी ये बड़ा निश्चिंत व्यक्ति था। इसके पीछे मुगल सेनाएं पड़ी हुई थी, लेकिन ये आराम से 1689 में संभाजी संगमेश्वर के दुर्ग में ये दारू पी के नाच देख रहा था कवि कलश के साथ, और यहीं से मुगल सेनाओं ने गिरफ्तार कर लिया संभाजी को। अब संभाजी और कवि कलश को जंजीरों में जकड़ के ले जाया गया औरंगजेब के सामने। अब कहानी ये मिलती है कि औरंगजेब उतरा गद्दी से, और इसने अल्लाह को धन्यवाद दिया कि इसका पिता तो गिरफ्त में नहीं आया, ये पकड़ा गया। तो कहा जाता है कि कवि कलश ने वहाँ पे भी चाटुकारी की, और संभाजी से कहा कि देखिए महाराज, औरंगजेब आपको झुक के सलाम कर रहा है। फिर कहा जाता है कि औरंगजेब ने ये कहा कि अगर तुम अधीनता हमारी स्वीकार कर लो और इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुमको माफ़ कर दिया जाएगा। तो कवि कलश ने ये कहा कि अगर तुम अपनी पुत्री का विवाह हमारे महाराज से कर दो तो हम तुमको माफ़ कर देंगे। तो औरंगजेब को लगा कि तो दोनों मूर्ख टाइप के व्यक्ति हैं और बदतमीजी भी कर रहे हैं। तो औरंगजेब ने आज्ञा दी कि इनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया जाए, और इस तरीके से 1689 में संभाजी की हत्या कर दी गई। लेकिन संभाजी जो महाराष्ट्र में अलोकप्रिय था,
ये रातों रात लोकप्रिय हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को लगा कि हमारे महाराज शहीद हो गए हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र में आंदोलन खड़ा हो गया औरंगजेब के खिलाफ। तो यही औरंगजेब के खिलाफ जो विद्रोह है औरंगजेब के काल में मराठों का। अब मराठों ने, जो इनके चचेरे भाई थे राजा राम, तो राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सतारा को मुगल फौजों ने घेर लिया। अब सतारा में जो संभाजी की पत्नी थी येसुबाई, और अभी इन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया था जल्दी ही, जिनका नाम रखा गया था साहू। तो यही थे साहू। तो येसुबाई तो यहीं रह गई, और येसुबाई ने राजा राम को कहा कि आपको विद्रोह का नेतृत्व करना है तो आप यहाँ से निकल जाइए। तो राजा राम चले गए जिंजी। येसुबाई और साहू को मुगल फौजों ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कहा जाता है कि बहुत बढ़िया से पालन पोषण औरंगजेब ने साहू का किया, और साहू को औरंगजेब का प्रिय नाती भी कहा जाता है। तो साहू जो हैं, इनको औरंगजेब का प्रिय नाती, तो इनको औरंगजेब का प्रिय नाती कहा जाता है। अब राजा राम ने कमान संभाली मराठों की, और इन्होंने लगातार किया विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ। राजा राम ने एक पद बनाया। इन्होंने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, छत्रपति घोषित नहीं किया। इन्होंने एक प्रतिनिधि का पद बनाया। प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि के पद पे ये रहे और विद्रोह को इन्होंने अपना नेतृत्व दिया। जैसे राम के प्रतिनिधि के रूप में भरत ने शासन किया था। राजा राम मुगलों से 1700 तक लड़ते रहे, 1700 ईस्वी तक। 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई। राजा राम की मृत्यु के बाद विद्रोह की कमान संभाली इनकी पत्नी ने, ताराबाई ने। तो ताराबाई ने नेतृत्व दिया मराठों को, लेकिन ताराबाई को ये लगा कि हमारे पति ने इतना लंबा संघर्ष चलाया है तो हमारा लड़का ही छत्रपति बनना चाहिए। इसलिए ताराबाई ने अपने पुत्र को 1702 में छत्रपति घोषित कर दिया और शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठा दिया। 1707 तक ताराबाई औरंगजेब से लड़ती रहीं, जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई। तो ये औरंगजेब के समय मराठों का विद्रोह था। आगे जो छोटे मोटे और विद्रोह हुए हैं उन पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।